अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अज़मत अली को एक शानदार और बड़े प्लॉट की तलाश थी जिस पर उन्हें बंगला बनवाना था। अज़मत अली की गिनती शहर के बिल्डर्स में होती थी। उनकी सबसे छोटी और लाडली बेटी सबा की शादी उनके बचपन के दोस्त एहसान अहमद के बेटे मेजर आशिर से तय कर दी गई और वो अपनी बेटी को बंगला शादी में गिफ्ट कर रहे थे। एक हफ्ते के अंदर उन्होंने अनगिनत प्लॉट रिजेक्ट किए थे। उन्हें ये टेंशन थी कि शादी का वक्त तय है और अभी तक प्लॉट नहीं मिला तो कंस्ट्रक्शन कब शुरू होगी। इस वक्त भी वो बड़ी सी इजी चेयर पर थे और प्लॉट के बारे में ही सोच रहे थे कि उनका फ़ोन मधुर और मध्यम आवाज़ में बजने लगा। वो उठे और नज़र स्क्रीन पर डाली। नंबर उनके एक ख़ास दोस्त यज़दानी का था। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने उंगली स्क्रीन पर रखी और कॉल रिसीव हो गई। आज कैसे गरीब को याद किया आपने यज़दानी साहब? दूसरी तरफ से एक ज़ोरदार ठहाका सुनाई दिया। फिर आवाज़ आई, गरीब और आप? अज़मत अली, अगर गरीब ऐसे होने लगे ना तो सब अपने गरीब होने की दुआएं करेंगे। और जहाँ तक बात है तुम्हें याद करने की, तो तुम जैसे बेवफा आदमी को कौन याद करे? यज़दानी साहब ने नकली नाराज़गी जाहिर की। यार तुम्हें तो पता है आजकल मैं परेशान हूँ प्लॉट के लिए। सारा वक्त इसी चक्कर में निकल रहा है आजकल। अज़मत अली ने सफाई पेश की। तो साहब, हमने अपनी बेटी के लिए ही फ़ोन किया है। एक प्लॉट है मेरे पास बहुत ही शानदार। वो मेरे साले का है, मगर तुम देखो अगर पसंद आ जाए तो मैं सबा के लिए ले लूँगा अपने साले से। यज़दानी साहब ने बात पूरी की तो अज़मत अली का चेहरा खुशी से दमकने लगा। ओ यज़दानी, अगर प्लॉट फाइनल हो गया तो मेरी आधी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। मैं शाम में चक्कर लगाता हूँ। और फ़ोन रखकर सोचने लगे, अगर ये प्लॉट डन हो गया तो कल ही कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करा दूंगा। यज़दानी साहब की बेटी हादिया और सबा बचपन की सहेलियां थीं और इसी दोस्ती को और पक्का करने के लिए हादिया और सबा के माँ बाप ने हादिया की मंगनी सबा के भाई दानियाल से कर दी थी। शाम को अज़मत अली और यज़दानी प्लॉट देखने चले गए। प्लॉट इतना शानदार था कि अज़मत अली को पहली ही नज़र में पसंद आ गया। मैं किस तरह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं यज़दानी, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। सबा की शादी से पहले मुझे बंगला रेडी करवाना है और कोई प्लॉट मिल ही नहीं रहा था। कैसी बातें करते हो अज़मत अली? मैं भी अपनी बेटी के लिए लगातार प्लॉट ढूंढता रहा था, मगर कोई प्लॉट मुझे पसंद नहीं आ रहा था। फिर मेरे साले ने अपने प्लॉट का जिक्र किया तो मुझे फ़ौरन सबा याद आ गई। यज़दानी साहब मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा, तुम अब मुझे सारी चीज़ें बता दो, पेमेंट और पेपर्स वगैरह की। अज़मत अली ने कहा, ये मेरा और मेरी बेटी सबा का मामला है, आप बीच में मत बोलिए। ये मेरी तरफ से मेरी बेटी की शादी का गिफ्ट है, मगर कुछ नहीं। अज़मत अली ने बोलना चाहा था मगर यज़दानी ने उन्हें बोलने ही नहीं दिया। डैड, कितना काम बाकी है बंगले का अभी? सबा ने नाश्ता करते हुए सवाल किया। बेटा चल रहा है काम अभी तो। अज़मत अली ने कॉफ़ी का सिप लेते हुए न्यूज़पेपर पर नज़रें जमाए जमाए कहा। डैड, मुझे और हादिया को भी देखना है बंगले का काम। सबा ने चाय कप में डालते हुए लाड से कहा। ओके मेरा बच्चा, आज शाम में आ जाना। अब खुश? अज़मत अली ने कुर्सी से उठकर सबा की पेशानी पर किस करते हुए कहा। यस डैड, सबा ने खुशी से जवाब दिया। 3 भाइयों से छोटी सबा अज़मत अली की जान थी और भाई, वो तो बाप से भी कई कदम आगे थे सबा की मोहब्बत में। सब बहन भाइयों में सिर्फ सबसे बड़े भाई अहमर की शादी हो चुकी थी। अहमर की बीवी माहिन रिश्ते में सबा की कज़न लगती थी। अहमर से छोटे भाई दानियाल की मंगनी हादिया से हो गई थी।
जबकि सबसे छोटा भाई अरसल अभी फ्री था। सबा बहुत प्यारी, मासूम और जिंदा दिल होने के साथ साथ काफ़ी खूबसूरत भी थी। सबा ने हादिया को कॉल करके तैयार रहने को कहा और कूदकर गाड़ी में बैठ गई। चलिए रहमान बाबा। फिर सबा ने हादिया को उसके घर से पिक किया और फिर कुछ देर में वो बंगले की लोकेशन पर पहुंच गईं। फिर उन्होंने बंगले का जायज़ा लिया। अजमत अली के मैनेजर ने उनके लिए टेबल और चेयर्स का इंतज़ाम किया हुआ था। फिर वो घूम फिरकर टेबल पर आ गईं। क्या मूड है? सबा ने हादिया से पूछा। पिज़्ज़ा, उसने सन ग्लासेस उतारते हुए कहा और सबा ने पिज़्ज़ा और सॉफ्ट ड्रिंक मंगवाई। जब उनकी चीज़ें आ गईं तो वो दोनों खाने के साथ साथ बातें करने लगी। इतने में अजमत अली भी आ गए। यहाँ तो पार्टी हो रही है, उन्होंने मजाक करते हुए कहा। अंकल प्लीज़ आप भी आइए, हादिया ने उन्हें अपनी ऑफ़र की। नो थैंक्स बेटा। अभी वो बात ही कर रहे थे कि उन्हें एक तरफ से हल्का सा शोर सुनाई दिया। उनका ध्यान उसी तरफ हो गया। सबा से रहा नहीं गया और वो उठकर उस तरफ चल दी। उसे आता देखकर मैनेजर ने सबको रास्ता छोड़ने का कहा। क्या बात है नदीम साहब, ये शोर कैसा है? उसने मैनेजर से पूछा। मैडम कुछ मिला है यहाँ से, उसने बताया। फिर एक मुलाजिम काले कपड़े में लिपटी कोई चीज़ ले आया। क्या है इसमें? सबा को क्यूरोसिटी हो रही थी और फिर इसके मालूम करने पर मुलाजिम ने कपड़े की तह खोली तो उसमें एक मूर्ति थी, एक औरत की जिसने साड़ी बांधी हुई थी और उसकी चोटी बल खाकर उसके घुटनों तक आ रही थी। उसका अंदाज नाचने वाला बनाया गया था और पैरों में घुंघरू बंधे हुए थे। क्या बात है, ये भीड़ कैसी है? अजमत अली की आवाज़ पर मुलाजिम सीधे हो गए। सर, ये मूर्ति मिली है खुदाई से, नदीम साहब बोले। ये कोई इतनी अहम बात तो नहीं है कि सारा काम रोक दिया जाए। इस तरह की चीज़ें तो मिलती रहती हैं अक्सर खुदाई में। फेंको इसको और काम दोबारा शुरू करो, उन्होंने कहा तो सब अपने कामों में लग गए। सबा की नज़रें मूर्ति पर जमी हुई थीं। अजमत अली के हुक्म पर मुलाजिम मूर्ति को ले जाने लगा तो सबा एकदम चीखी, रुको। मुलाजिम रुक गया। फिर सबा ने अजमत अली से कहा, डैड क्या ये मैं रख सकती हूँ? ठीक है, अगर तुम्हें ये मूर्त पसंद आ रही है तो रख लो। बेटी की एक आवाज़ पर वो मोम की तरह पिघल गए। सबा ने मूर्ति को गाड़ी में रखवा दिया। बेटा आप लोग घर जाएंगे या और रुकना है? नो डैड, हम न घर जाएंगे न रुकेंगे, हम लोग शॉपिंग पर जाएंगे, सबा ने कहा और फिर दोनों गाड़ी में बैठ गईं। सबा की वापसी रात के खाने पर हुई। खाने के बाद वो लोग टीवी लॉन्ज में आ गए। सबा बीबी, वो रहमान बाबा कह रहे हैं कि गाड़ी में आपकी कोई चीज़ रह गई है। मेरी? सबा ने सीने पर उंगली रखते हुए कहा। मुझे तो याद नहीं आ रहा, मैंने सारे शॉपिंग बैग्स कमरे में रख दिए थे। हादिया का कोई बैग तो नहीं रह गया? खैर आप लाइए, मैं देखती हूँ, सबा बोली तो मुलाजमा चली गई। अगर हादिया का हो तो दानियाल भाई को भेजना वापस करने, अरसल ने दानियाल को छेड़ते हुए कहा। ये आइडिया अच्छा है, माहिम भाभी ने अरसल की हाँ में हाँ मिलाई। इतने में मुलाजमा हाथ में मूर्ति उठाए चली आई। ओ अच्छा, तो ये रह गई थी। सबा ने माथे पर हल्के से हाथ मारा और फिर जल्दी से मूर्ति टेबल पर रखवा दी। ये क्या है सबा? दानियाल ने पूछा। भाई, आज बंगले के एक साइड खुदाई में से निकली है, मुझे अच्छी लगी तो मैं ले आई, सबा ने बताया। फिर सब उस मूर्ति की खूबसूरती की तारीफ़ें करने लगे। फिर सब अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ गए। सबा ने मूर्ति को उठाया और अपने कमरे में आ गई। फिर कमरे की उस दीवार की तरफ बढ़ी जहाँ दीवार में डेकोरेशन पीस सजे हुए थे। मूर्ति को रखते हुए एक कील सबा की उंगली में चुभ गई। एक लंबी सी सिसकारी सबा के होठों से निकली। खून की नन्ही नन्ही बूंदें मूर्ति पर टपक गईं। सबा ने मूर्ति को वहीं रखा और जल्दी से बाथरूम में चली गई। खून की वो नन्ही बूंदें मूर्ति पर क्या पड़ीं? उस मूर्ति ने ज़ोर ज़ोर से सांस लेना शुरू कर दिया और खून की बूंदें यूं गायब हुईं जैसे कभी थी ही नहीं।
सबा बाथरूम में थी कि मोबाइल बजना शुरू हो गया। सबा उंगली पर दवा लगाकर आई तो फ़ोन बंद हो चुका था। सबा बेड पर लेट गई। उसकी आंख फौरन लग गई। मोबाइल दोबारा बजने लगा। सबा ने नींद से बोझल आंखें खोली। स्क्रीन पर आशिर का नाम नजर आ रहा था। सबा ने कॉल रिसीव की और भारी आवाज़ में हेलो कहा, और फिर आशिर से बातों में वक्त का अंदाज़ा नहीं हुआ। और जब सबा ने फ़ोन बंद किया तो रात के 2:30 बज रहे थे। सबा ने करवट ली और आंखें बंद कर ली। वो मूर्ति सामने रखी थी और फिर उसमें से धुआं सा निकला और कमरे में फैल गया। फिर धीरे धीरे उसने सिमट कर एक इंसानी वजूद की शक्ल धार ली। राबिया बेगम ने ऊपर कमरे में जाने से पहले फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगीं। सब अपने कमरे में सोने के लिए जा चुके थे। अभी वो सीढ़ियां चढ़ ही रही थीं कि उन्हें गैलरी में छन 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 की आवाज़ आई, जैसे कोई धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा हो। राबिया बेगम चौंक गई। कौन है वहाँ? उन्होंने ज़ोर से आवाज़ दी, मगर खामोशी रही। उन्होंने गैलरी में देखा मगर वो खाली थी। वो हैरान होने लगी कि क्या वो चलते में ख्वाब देख रही थी या फिर उनके कान खराब हो गए थे। वो इसी हालत में कमरे में आ गईं और बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर लीं, मगर उनके कानों में वो छन छन की आवाज़ अभी भी गूंज रही थी। इधर सबा गहरी नींद में थी और कोई उसको टुकर टुकर देखे जा रहा था। फिर जब नज़रों से दिल नहीं भरा तो उसने कांपते हाथों से उसके बिस्तर पर फैले बालों को छुआ और उन्हें प्यार से सहलाना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में हैरानी थी कि सारी खूबसूरती एक जगह भी इकट्ठा हो सकती है। सबा सुबह यूनिवर्सिटी जाने के लिए उठी तो उसे अपने पैरों में कुछ महसूस हुआ। उसने अपने पैरों पर से चादर खींची तो मगर वहाँ कुछ नहीं था। उसके पैर बिल्कुल साफ थे। सबा ने जल्दी से उठकर शावर लिया और हेयर ड्रायर से बाल सुखाने लगी। उसे यूनिवर्सिटी जाने के लिए देर हो रही थी। जब सबा ने ड्रायर बंद किया तो उसे एक मर्तबा फिर कोई चीज़ उलझती महसूस हुई। उसने नीचे देखा मगर वहाँ किसी चीज़ का नामो निशान नहीं था। सबा ने लम्हा भर को सोचा और फिर कंधे उचकाते हुए कंघा उठाया और अपने लंबे बालों में करना शुरू कर दिया। अगर उस वक्त सबा देख लेती कि नीचे क्या हो रहा है तो वो चीखें मारने लगती। कंघा करने पर सबा के सर के बाल नीचे गिर रहे थे और खुद ब खुद खिंचते हुए बेड के नीचे जा रहे थे। फिर सबा ने बाल बांधे और नीचे नाश्ता करने चली गई। रात के 11 बज चुके हैं। अरसल को कहो अब तो नीचे आ जाओ। राबिया बेगम ने मुलाजिम को अरसल को बुलाने छत पर भेजा। अरसल छत पर बने कमरे में अक्सर अपने लैपटॉप के साथ पाया जाता था। मुलाजिम कमरे में गया तो अरसल बेड पर औंधा सोया हुआ था। उसने नीचे जाकर राबिया बेगम को बताया तो वो सर हिलाकर अपने कमरे में चली गईं। ऐसा अक्सर होता था कि वीकेंड पर अरसल अपने कज़िन और फ्रेंड से देर तक गपशप करता था और फिर वहीं सो जाता था। छन 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 की आवाज़ किसी हथौड़े की तरह अरसल के सर पर पड़ रही थी। उसने नींद से बोझल अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। उसे कोई परछाई सी नजर आई। वो पैर जमीन पर मार रही थी जिससे छन छन की आवाज़ पैदा हो रही थी। सबा की बच्ची बाज आ जा शरारतों से। उसने इतना कहकर मुंह उठाया तो उसकी नींद भाग गई। सामने एक खूबसूरत सांचे में ढली लड़की खड़ी थी। उसने नीले रंग का ड्रेस पहन रखा था। वो खड़ी मुस्कुरा रही थी और उसके पैरों में घुंघरू बंधे हुए थे जिन्हें वो ज़मीन पर कुछ कुछ देर से मार रही थी। कौन हैं आप? अरसल ने उठकर बैठते हुए सवाल किया। जवाब में उसने एक ठहाका लगाया और छन छन करती धीरे धीरे चलती हुई उसके पास आकर बैठ गई। रानी। लड़की के मुंह से काफ़ी भारी आवाज़ निकली जो उसकी शख्सियत के बिल्कुल उलट थी। रानी? कौन रानी? और आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? अरसल ने सवाल किया। मैं वो बराबर वाले घर से आई हूँ। आपके कमरे से रोशनी आ रही थी तो अपनी छत से कूद कर यहाँ आ गई, उसने बताया।
جواب میں ارسل تھوڑی دیر خاموش رہا۔ اس کو غصہ آ رہا تھا۔ کیا آپ کو میرا آنا برا لگا؟ اس نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے معصوم بننے کی کوشش کی۔ جی ہاں، بالکل برا لگا۔ پہلی بات، آپ کس کی اجازت لے کر ہماری چھت پر آئیں؟ دوسری بات یہ کون سا انداز ہے کہ ایک لڑکی رات کے اس پہر کسی غیر مرد کے کمرے میں آئے، وہ بھی اکیلے؟ ارسل کا لہجہ سیریس اور مضبوط تھا۔ میں نے بھی کون سا جرم کر دیا؟ رانی نے دونوں ہاتھوں سے تالی پیٹی اور لٹو کی طرح گھوم گئی۔ پھر نکلی گرنے کی ایکٹنگ کی اور دھیرے سے بولی، اچھا تم کر کیا رہے تھے؟ ساتھ ہی وہ ارسل کے آگے کافی جھک کر قریب آئی تو ارسل کو اس میں سے گندی سی بدبو آئی۔ دیکھیے، آپ مہربانی کر کے واپس چلی جائیے۔ ارسل کو اس کا آنا بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ رانی واپس جانے کے لیے نہیں آئی۔ اس نے اپنی پانچوں انگلیاں کھول کر پنجہ ہوا میں ناک کے اشارے میں ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے جھٹ سے ارسل کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ارسل نے جو اس کی طرف دیکھا تو اس کی زبان بند ہو گئی۔ اس کا چہرہ جل کر کالا ہو رہا تھا، جس سے چربی باہر نکلی ہوئی تھی اور گوشت جلنے کی بو سے ارسل کی سانس رک رہی تھی۔ پھر اس کی آنکھوں میں ڈیلوں کی جگہ آگ جل اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے ارسل کا ہاتھ جو اس نے پکڑا تھا گرم ہونے لگا۔ پھر اس میں سے دھواں اٹھنے لگا۔ ارسل کی آواز بند ہو چکی تھی۔ وہ چاہ کر بھی بول نہیں پا رہا تھا۔ وہ تکلیف سے بستر پر لوٹنے لگا۔ پھر اچانک وہ کود کر ارسل کے سینے پر سوار ہو گئی۔ ارسل کو لگا وہ کسی پہاڑ کے نیچے دب گیا ہو۔ اس کی سانس نہیں آ رہی تھی۔ منہ اس کا غبارہ بنتا جا رہا تھا اور پھر ایک دم اس کے منہ سے خون نکلنے لگا اور وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ صبح ناشتے کے میز پر سب جمع ہوئے تو ارسل غائب تھا۔ یہ لڑکا بھی نا رات بھر لیپ ٹاپ لے کر جاگا ہوگا، تبھی تو آنکھ نہیں کھلی، رابعہ بیگم نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ موم، میں اٹھاؤں ارسل بھائی کو؟ صبا نے پوچھا۔ ہاں بیٹا، اٹھاؤ اسے، موم بولی۔ خواب میں کرکٹ کھیل رہا ہوگا، دانیال نے صبا کے کان میں دھیرے سے کہا تو اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ صبا کرسی سے اٹھی اور دھم دھم کرتی تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اوف، اس لڑکی کے اندر بھی جہاز کا انجن فٹ ہے، موم نے صبا پر غصہ کیا اور پھر فوراً ہی صبا کے زور زور سے چیخنے کی آواز آئی۔ ارسل بھائی، ارسل بھائی! سب اوپر کی طرف دوڑ پڑے اور وہاں پہنچ کر ان کے قدم اپنی جگہ پر جم گئے۔ صبا زمین پر بیٹھی چیخ چیخ کر ارسل کو آوازیں دے رہی تھی، جبکہ ارسل کا بے جان جسم بستر پر پڑا تھا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کا ایک ہاتھ اس قدر جلا ہوا تھا کہ پورا گوشت اور چربی نکل آئی تھی۔ اس کا سر بالکل گنجا ہو چکا تھا، مگر کمرے میں کہیں بالوں کا نام و نشان نہیں تھا اور اس کے منہ سے نکلتے خون نے بستر کو لال کیا ہوا تھا۔ کافی خون ٹھوڑی پر بھی جم گیا تھا۔ سب سن ہو گئے تھے۔ آخر یہ ہوا کیا اور کیسے؟ ارسل کی ڈیڈ باڈی کو ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا گیا۔ پوسٹ مارٹم سے پتہ چلا کہ ارسل کی موت پھیپھڑے پھٹنے سے ہوئی، مگر یہ سب کیسے ہوا؟ یہ وہ سوال تھا جو سب کو پاگل کیے جا رہا تھا۔ پولیس نے تفتیش کی، مگر کوئی خاص وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ ارسل کا یوں اچانک مرنا، وہ بھی گھر کے اندر، کسی طرح کا کوئی بھی ریزن سامنے نہیں آ سکا۔ ارسل کو منو مٹی تلے دفنا دیا گیا۔ پورے گھر میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ وہ بہن بھائی جو آتے جاتے ایک دوسرے سے مذاق کرتے رہتے تھے، پورا گھر ٹھہاکوں سے گونجتا رہتا تھا، اب وہاں سب پتھر کی مورت بن گئے تھے۔ اس کڑے وقت میں عاشر کے گھر والوں نے عظمت علی اور ان کی فیملی کا بہت ساتھ دیا اور انہیں ہمت دلائی۔ عظمت علی اور رابعہ بیگم نے اپنے باقی بچوں کی خاطر خود کو سنبھالا، ورنہ جوان بیٹے کی اچانک موت نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، جو صرف اللہ جانتا تھا یا پھر وہ خود۔ وقت گزرتا رہا اور زندگی اپنی ڈگر پر چل پڑی۔ احمد آفس جانے کے لیے جلدی سے باتھ روم میں گھسا اور شاور کھول کر اس کے نیچے نہانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔
साबुन उठाने के लिए जब वो झुका तो उसकी नज़र नीचे ज़मीन पर पड़ी तो वो चौंक गया। नीचे ज़मीन पर बालों का ढेर लगा हुआ था। अहमद ने उन बालों को उठाया तो वो उसके अपने बाल थे। उसने जल्दी से शावर बंद किया और दीवार पर लगे आईने में अपने सर का जायज़ा लेने लगा। उसका आधा सर खाली खाली सा लग रहा था। ये एकदम मेरे बालों को क्या हो गया, और इतना डैमेज, वो भी एकदम। फिर उसने पानी बहाकर बालों को एक तरफ किया और बाथरूम से बाहर आ गया। उसने सोचा मासी से कहता जाए कि ये बाल उठा ले, मगर जल्दी में वो तैयार होकर सीधा निकल गया। बाल उसके जहन से निकल गए। इधर उसके बाथरूम से निकलते ही वो बाल घूमना शुरू हो गए और गुच्छे बनकर वो बाथरूम से निकले और रेंगते हुए सबा के कमरे में पहुंचकर बेड के नीचे गायब हो गए। रात को जब सब खाने की मेज़ पर जमा हुए तो अज़मत अली ने सबसे कहा, बेटा मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी। उन्होंने कहा तो सारे बच्चे ध्यान से उनकी तरफ देखने लगे। वैसे तो पहले सबा की शादी होनी थी और फिर दानियाल और हादिया की, मगर अभी सबा की शादी में वक्त है, तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले हादिया को रुखसत करके घर ले आऊँ। अगर आशिर के अभी आने में वक्त ना होती तो मैं सबा की शादी पहले करके दोनों को साथ अपने अपने घर का कर देता, मगर आशिर अभी नहीं आ सकता, इसलिए सिर्फ दानियाल और हादिया की शादी अभी कर देते हैं। मेरी तो यही मर्जी है, आप सबकी क्या राय है? वो जाननी भी तो ज़रूरी है, उन्होंने डिटेल से कहा। डैड, जैसे आपकी मर्ज़ी, आप और मॉम जो चाहें वो हमको मंजूर है, अहमद ने पानी का घूंट हलक से उतारने के बाद कहा। बेटा दानियाल, तुम्हारी क्या मर्ज़ी है? राबिया बेगम ने दानियाल की तरफ देखते हुए कहा। जो आपका फ़ैसला हो मॉम, दानियाल ने जवाब दिया। सबा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? माहिन भाभी ने सबा से कहा, जो कि ढीली ढाली सी बैठी प्लेट में चावलों को चमचे से इधर उधर कर रही थी। इतनी बड़ी खबर और उस जैसे आफत की पुड़िया का यूं खामोश रहना माहिन को अजीब लगा। माहिन के कहने पर सबकी नज़रें सबा पर जा ठहरीं। सबा, अज़मत अली ने उसे आवाज़ दी। यस डैड। सबा ने नज़रें उठाई तो वो बहुत भारी हो रही थी। क्या हुआ बेटा? उन्होंने पूछा। डैड, कुछ थकन सी हो रही है, लगता है हल्का सा टेम्परेचर भी है, सबा ने कहा तो अहमद भाई ने जल्दी से उसकी पेशानी को छुआ। वो तप रही थी। सबा, टेम्परेचर मामूली नहीं है, चलो अंदर जाओ और आराम करो, कल यूनिवर्सिटी मत जाना, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ, उन्होंने कहा। ओके भाई, सबा ने कहा और खड़ी हुई तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा आ गया। उसका हाथ ग्लास पर लगा और पूरी टेबल पानी पानी हो गई। आई एम सॉरी, सबा बोली। कोई बात नहीं सबा, दानियाल ने जल्दी से ग्लास उठाया। माहिन, सबा के साथ जाओ, अहमद ने माहिन को कहा तो वो जल्दी से सबा को थाम कर कमरे में ले जाने लगी। इधर अज़मत अली ने यज़दानी साहब से बात की। यज़दानी साहब को भला क्या एतराज़ हो सकता था। उन्होंने फ़ौरन अज़मत अली को हाँ कर दी। सबा, आज तबीयत कैसी है? माहिन ने पूछा। यज़दानी साहब को भला क्या एतराज़ हो सकता था। उन्होंने फ़ौरन अज़मत अली को हाँ कर दी। सबा, आज तबीयत कैसी है? माहिन ने पूछा। अच्छी है भाभी, डॉक्टर अंकल ने अच्छी दवाई दी थी। ठीक है, तो फिर कल हम शॉपिंग पर चलेंगे, वक्त कम है और काम ज़्यादा, माहिन भाभी ने सबा की किताबें समेटते हुए कहा। दोनों ने शादी की शॉपिंग शुरू कर दी और सबा हर चीज़ लेने से पहले हादिया की राय लेती, क्योंकि हादिया उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, जो कि अब उसकी भाभी भी बनने जा रही थी। उस वक्त भी दोनों लदी हुई घर आई। सबा तो सोफे पर लेट गई। थक गई बहुत? माहिन भाभी ने सबा के बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। हाँ भाभी, काफ़ी दिनों से ख़ुद को बहुत लेज़ी महसूस कर रही हूँ, सबा ने आंखों पर हाथ रखते हुए कहा। अच्छा, मैं ज़रा शावर लेकर आती हूँ और तुम्हारे लिए कॉफ़ी भिजवाती हूँ, माहिन ने कहा। थैंक्स भाभी, सबा ने कहा और माहिन चली गई और सबा का फ़ोन बजने लगा। स्क्रीन पर आशिर का नंबर था।
صبا نے کال ریسیو کی اور بات کرنے لگی۔ ماہین جلدی سے شاور لے کر باہر آئی اور کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کنگھا کرنے لگی۔ اس کی نظر شیشے میں آتی پیچھے دیوار پر لگی گھڑی پر گئی۔ شام کے 7 بجنے والے تھے۔ اوہ، اتنا وقت ہو گیا، احمر ابھی آتے ہوں گے۔ ان کی گرین ٹی بھی نہیں بنائی۔ احمر کی عادت تھی آفس سے آ کر وہ گرین ٹی ضرور پیتا تھا۔ ماہین نے ڈراور میں سے ہیئر ڈرائر نکالا اور سارے بال پیچھے سے آگے لا کر گردن پر جھکایا اور ڈرائر سے بال سکھانے لگی۔ اگر وہ اس وقت منہ اٹھا کر سامنے آئینے میں دیکھ لیتی تو اس کی روح فنا ہو جاتی۔ ایک بے حد کالی توے جیسی عورت اپنی لال لال زبان نکالے ماہین کے پیچھے اسی انداز سے جھکی ہوئی تھی، اور جیسے ماہین بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی وہ بھی اپنا ہاتھ اس کے بالوں میں پھیر رہی تھی۔ دروازہ ناک ہوا تو ماہین نے ڈرائر بند کر دیا۔ احمر اندر آ گیا۔ آپ آ گئے؟ میں ابھی آپ کی گرین ٹی بناتی ہوں، ماہین نے کہا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، صبا نے پہلے ہی بنوا لی تھی گرین ٹی، کیونکہ تم شاور لے رہی تھی، احمر نے کہا تو ماہین مسکرا دی۔ احمر باتھ روم میں چلا گیا اور ماہین اس کا بیگ رکھنے لگی۔ کمرے کی زمین پر پڑے بال تیزی سے گچھے کی صورت میں آئے اور چلتے ہوئے باہر نکل گئے۔ ان کا ڈائریکشن صبا کے کمرے کی طرف تھا۔ مہندی کا فنکشن عظمت علی کے شاندار فارم ہاؤس پر تھا۔ سارے مہمان آ گئے۔ صبا کو عاشر کی فیملی کا انتظار تھا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے چوڑی دار پاجامہ اور بھاری ایمبرائڈری والا فراک پہنا ہوا تھا، اور اس نے حسین لمبے بالوں کی چوٹی ایک طرف ڈالی ہوئی تھی جس میں موگرے کی کلیاں پروئی ہوئی تھی۔ صبا پر جس کی نظر پڑتی ان نظروں میں تعریف ہوتی۔ پھر اسے سامنے سے اپنی ہونے والی نند سمین آتی دکھی تو اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ سمین سے بھی اس کی کافی دوستی تھی۔ مہندی کی رسمیں شروع ہوئیں تو ختم ہوتے ہوتے رات کے 3 بج گئے۔ مہمانوں کو رخصت کر کے صبا کی فیملی بھی گھر آ گئی۔ صبا نے اپنے کمرے میں آ کر کپڑے بدلے اور بستر پر بیٹھ کر چوڑیاں اتارنے لگی۔ چوڑیاں اتار کر اس نے سائیڈ باکس پر رکھیں، اور جیسے ہی مڑی اس کی آنکھوں کے آگے دھواں چھا گیا اور اس کے اوپر بے ہوشی سی چھانے لگی، اور وہ دھیرے دھیرے بستر پر لیٹتی چلی گئی۔ وہ تھم سے پیٹ پر اوندھی گری اور پیر ہوا میں آگے پیچھے ہلانے لگی، جس سے اس کی پنڈلیوں میں بندھے گھنگرو بجنے لگے۔ اگر میں تیرے حسن کی دیوانی نہ ہوتی تو اب تک تو ہا ہا ہا، اس نے ٹھہاکا لگایا۔ پھر اس کے ہاتھ صبا کے بالوں پر گئے۔ یہ صرف میرے ہیں۔ اس نے اپنا چہرہ صبا کے بالوں سے رگڑنا شروع کر دیا۔ صبح ہوئی اور ناشتے کی میز پر سب کے منہ جمائیاں لے لے کر پھٹے جا رہے تھے۔ میز پر گرم گرم پراٹھوں اور انڈوں کا ناشتہ تیار رکھا تھا۔ صبا جب اپنی کرسی پر آ کر بیٹھی تو دانیال صبا کو دیکھ کر چونک گیا۔ صبا کی سفید رنگت کچھ تپی تپی سی ہو رہی تھی۔ صبا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ اس نے سوال کیا۔ جی بھائی، صبا نے جواب دیا اور ناشتہ کرنے لگی۔ رات دیر بھی تو اتنی ہو گئی تھی۔ وہ تو بڑوں نے جلدی کی، ورنہ بچوں کا من تو رت جگہ کرنے کا تھا۔ رابعہ بیگم نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ بھائی، آپ کے بالوں کو کیا ہو رہا ہے؟ دانیال نے احمر سے سوال کیا، جس کا اب پورا سر نظر آ رہا تھا۔ ہاں یار، کچھ پرابلم ہو رہی ہے۔ شادی کے ہنگامے ختم ہو جائیں پھر کسی ہیئر اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہوں، احمر بھائی نے کہا۔ سب لوگ وقت رہتے اپنی تیاری کر لینا، جو جو چیز رہیں گی ابھی دیکھ لو، ورنہ عین بارات کے وقت سب یاد آئے گا، عظمت علی نے سارے بچوں کو یاد دلایا۔ صبا، تمہاری تیاری تو پوری ہے نا؟ ماہین بھابھی نے پوچھا۔ ہے تو بھابھی، مگر میں سوچ رہی ہوں کچھ اور پہن لوں۔ اتنا بھاری شرارہ مجھ سے سنبھالا نہیں جائے گا، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، صبا نے بوجھل انداز سے کہا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اتنا مہنگا ڈیزائنر سوٹ ضد کر کے لیا، اب کہہ رہی ہو کچھ اور پہنوں گی؟ رابعہ بیگم بڑبڑائیں۔ موم، میں تو بس کہہ رہی تھی۔ اچھا بابا، وہی پہنوں گی، صبا نے کہا اور اپنی کرسی سے اٹھ گئی۔
सब बारात की तैयारी में लगे हुए थे। हर कोई कुछ न कुछ कर रहा था। सबा ज़रा मेरी साड़ी का पल्लू सेट कर दो। माहिन भाभी हाथ में पिन लिए सबा के कमरे में आईं। लाइए, सबा बोली, और फिर उसने माहिन की साड़ी का पल्लू सेट कर दिया। तुम रेडी हो? उन्होंने पूछा। बस ये दुपट्टा ठीक कर लूँ फिर आती हूँ, सबा ने आईने में देखते हुए कहा। माहिन रूम से चली गई। सबा दुपट्टा ठीक करके बाहर निकलने लगी। एकदम उसकी आंखों के आगे काली धुंध छा गई। सबा को अपना जिस्म रस्सियों में जकड़ा महसूस हुआ। उसको अपने ऊपर इतना वजन महसूस होने लगा कि उसके पैर मनो भारी हो गए। उसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। वो बेड पर गिरती चली गई और फिर लम्हा भर में एकदम चुस्त अंदाज में खड़ी हो गई। सब गाड़ियों में बैठकर रवाना हो गए। बारात तय जगह पर पहुंच गई तो ढोल और बैंड बजना स्टार्ट हो गए। सबा गाड़ी से उतरी और खड़ी हो गई। ढोल का बजना था कि सबा के पैरों ने थिरकना शुरू कर दिया। फिर तो वो हुआ जिसका अज़मत अली के पूरे ख़ानदान में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। सबा ने लोगों को दोनों हाथों से धकेला और बीच में आकर ठुमकने लगी। उसने शरारे को हाथों से पकड़ा और घुटनों से भी ऊपर कर लिया। उसके सारे पैर नज़र आने लगे और दीवानों की तरह नाचना शुरू कर दिया। नाचते हुए उसके बालों के बल खुद ब खुद खुलते चले गए। उसने दोनों हाथों से ज़ोर ज़ोर से तालियां पीटनी शुरू कर दीं। फिर उसे जाने क्या हुआ कि उसने पूरा लपेटा दुपट्टा खींचा और दूर फेंक दिया। वो बहुत ही बेहूदगी से कूदने लगी। सब लोग उसे देखकर दांत निकाल रहे थे और मज़े ले रहे थे। फिर उसने पास खड़े लोगों से बेहुदा हरकतें शुरू कर दी। अहमर दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में सबा का दुपट्टा था। उसने सबा के मुंह पर इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि वो लहराकर दूर जा पड़ी। अज़मत अली ने एक और तमाचा उसके मुंह पर मारा और उसे धकेल कर गाड़ी में बिठा दिया। माहिन जल्दी से उसे लेकर घर चली गई। जो लोग अज़मत अली की फैमिली को जानते थे उनके मुंह हैरत से खुले हुए थे कि सबा जैसी शर्मो हया वाली लड़की को आखिर हुआ क्या। अज़मत अली और उनकी फैमिली का शर्मिंदगी के मारे बुरा हाल हो रहा था। वो किस मुंह से लोगों को फेस करते। ऐसे में यज़दानी और एहसान साहब ने उनकी मदद की। एहसान अहमद, मैं शर्मिंदा हूँ। सबा तुम्हारे घर की होने वाली बहू है। और उसने सबके सर शर्म से झुका दिए। अज़मत अली रोहांसे से हो गए। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ अज़मत अली, अब जाने भी दो। बच्चे अपनी खुशी एंजॉय करते रहते हैं और आज तो मौका ही ख़ास है, भाई की बारात है। आजकल बच्चे फिल्म्स देखकर वही सब तरीके करते हैं। एहसान साहब ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। वो खुद सबा की हरकत पर हैरान थे। अज़मत अली ने यज़दानी से रिक्वेस्ट की और जल्दी निकाह करके रुखसती करवा ली। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो घर पहुंचकर सबा के साथ क्या करें। सैकड़ों लोगों के सामने जो सबा ने तमाशा लगाया था वो अज़मत अली को भुलाए नहीं भूल रहा था। उनकी आंखों के सामने बार बार सबा का बेहूदगी करता सरापा नजर आ रहा था। दूसरी तरफ माहिन के साथ सबा गाड़ी में बेहोश हो गई थी। माहिन ने उसे देखा। वो बहुत मासूम लग रही थी। वो सबा को अच्छी तरह जानती थी। वो कभी भी किसी के लिए शर्मिंदगी का कारण नहीं बनी। कमरे में सबा बेड पर बेसुध लेटी रही। माहिन उसे बड़ी मुश्किल से गाड़ी से लाई थी। माहिन के कमरे से निकलते ही वो वहां आ गई। इन फूल जैसे गाल को कितनी बेदर्दी से कुचला है उस जालिम ने थप्पड़ मारकर। अब बताएगी रानी कि थप्पड़ किसे कहते हैं। उसने गुस्से से घूमकर जोर से हाथों को पीटा। सुबह सबा उठी तो उसे सब कुछ घूमता महसूस हुआ। वो बड़ी मुश्किल से उठी। उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी। 10 बजने वाले थे। हैरत है किसी ने मुझे उठाया नहीं, उसने खुद से कहा और बिस्तर से निकल आई। वो नीचे आई तो मेज़ पर अहमर भाई, माहिन भाभी और दानियाल हादिया, मॉम डैड नहीं थे। सबा को आता देखकर सब उठकर चले गए सिवाय हादिया के। हादी, ये सब ऐसे क्यों कर रहे हैं? सबा ने सवाल किया। तुम्हारी रात की हरकत का रिएक्शन है, और क्या है? हादिया ने जवाब दिया। मगर मैंने क्या किया था रात को? सबा ने पूछा। ये मैं बताऊं सबा? हादिया के अंदाज में गुस्सा था। हादी, मुझे रात के फंक्शन का एक भी लम्हा याद नहीं।
मैं कब वहाँ पहुँची, वहाँ कौन आया, क्या हुआ, मैं वापस कब आई? सबा ने एक ही सांस में पूरी बात कह दी। सबा, तुम्हें सचमुच कुछ याद नहीं? हादिया ने उसकी आंखों में झांक कर देखा और उसे वहाँ सिवाय सच के और कुछ दिखाई नहीं दिया। हादी, गॉड प्रॉमिस, मुझे सच में कुछ याद नहीं। सबा रोहानसी हो गई। अच्छा, मैं बताती हूँ तुम्हें। फिर हादिया ने उसे रात की सारी घटना बताई। सबा ने वो सब सुनकर अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। ये सब मैंने क्यों किया? या अल्लाह, अनजाने में मुझसे ये क्या हो गया? मेरी वजह से मॉम, डैड, भाई, भाभी और सबको कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी होगी। फिर वो दौड़ती हुई सीढ़ियाँ चढ़ने लगी और ज़िंदगी में पहली बार वो अपने डैड के कमरे में बगैर नॉक किए धड़ाके से चली गई। सबा दौड़ती हुई अजमत अली के बिस्तर पर लेटे कदमों में जा गिरी। आई एम सॉरी डैड, मुझे नहीं पता रात में मुझे क्या हो गया था। मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया था। मुझे तो याद तक नहीं कि मैं वहाँ कब गई। हाँ, जाने से पहले मेरी तबीयत ज़रूर ख़राब हुई थी। आप अपनी सबा को जानते हैं ना डैड, वो ऐसी हरकत कैसे कर सकती है। मैं फिर भी अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। सबा फूट फूट कर रो रही थी और उसके आंसू अजमत अली के पैरों को भिगो रहे थे। सबा की बातें अजमत अली के दिल पर लग रही थीं। वो वाकई अपनी सबा को जानते थे। 20 साल की सबा ने ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर उन्हें कभी शर्मिंदा नहीं किया था, सिवाय पिछली रात की घटना के। सबा इतना रो रही थी कि बाकी लोग भी वहाँ आ गए उसकी आवाज़ सुनकर। डैड, सबा की ज़िंदगी की पहली गलती समझकर उसे माफ़ कर दीजिए। हादिया ने अजमत अली के आगे हाथ जोड़कर रोते हुए कहा। सबा के साथ साथ वो भी रो रही थी। और फिर अजमत अली का कांपता हुआ हाथ सबा के सर पर आया तो सबा बेइख्तियार उनके सीने से लगकर दहाड़े मारने लगी। सब ने बाप बेटी को अकेला छोड़ दिया। माहिन, मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा, अहमर ने इधर उधर टटोलते हुए कहा। यही तो देखा था मैंने, शायद बेड पर था, माहिन ने कलाई में कंगन पहनते हुए कहा। माहिन बेटा, राबिया बेगम ने उसे आवाज़ दी थी। जी मॉम, अभी आई, माहिन ने अहमर से कहा। आप देखिए, मैं जा रही हूँ, और कमरे से निकल गई। अहमर ने बेड पर देखा, तकिया उठाकर देखा, मगर फ़ोन कहीं नहीं था। इतने में मुलाजिम आया और बोला, अहमर साहब, सारी गाड़ियाँ निकल रही हैं, सेठ साहब आपको बुला रहे हैं, उनसे कहो कि आप लोग चलें, मैं फ़ोन लेकर अपनी गाड़ी में आ जाऊँगा। और फिर सब लोग चले गए। अहमर ने कुछ देर कमरे में अपना फ़ोन ढूंढा, मगर फ़ोन नहीं मिला तो उसने कंधे उचकाए और ख़ुद भी कमरे से निकलने लगा। एकदम उसे अपनी पीठ के पीछे अपने मोबाइल की रिंग सुनाई दी। वो तीर की तरह पलटा और बेचैन नज़रों से आवाज़ की तरफ देखने लगा। फिर जो उसकी तलाश ख़त्म हुई तो आवाज़ बेड के नीचे से आ रही थी। अहमर ने बेड के नीचे झुककर कालीन का कोना हटाया तो मोबाइल वहाँ पड़ा था, मगर अब वो खामोश हो चुका था। अहमर ने फ़ोन अपने कोट की जेब में रखा और जाने के लिए मुड़ा, मगर फ़ौरन ही रुक गया। सामने एक औरत खड़ी थी, गहरा मेकअप किए। जी, आप कौन हैं? अहमर ने झिझकते हुए सवाल किया। रानी, उसने होठों को गोल करते हुए अपना नाम बताया। वो मुंह में पान चबाए जा रही थी। अहमर को उसका ये अंदाज़ बहुत ही बुरा लग रहा था। मेरा मतलब है, आप यहाँ कैसे आईं? पहले तो आपको नहीं देखा, अहमर ने कहा। अब तो देख लिया ना, उसने आंखें मटकाते हुए कहा। क्या मतलब है आपका? अहमर की आवाज़ में गुस्सा था। आप तो नाराज़ हो गए। मैं आपकी बहन के साथ होती हूँ, सब चले गए, सिर्फ आप हैं यहाँ, तो मैं यहाँ चली आई, उसने मटकते हुए कहा। माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा कि आप सबा की दोस्त हैं। आप लेट हो गई हैं, सबा तो अब जा चुकी है, तुम ले चलो ना अपने साथ, उसने इठलाते हुए कहा। अहमर को झिझक आई, फिर सबा की दोस्त होने की वजह से वो मना भी नहीं कर सकता था। उसने मजबूरन उसको अपने साथ चलने को कहा। छन 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 की आवाज़ अहमर को अपने पीछे आती महसूस हुई। अहमर ड्राइविंग सीट पर बैठकर लड़की के बाहर आने का इंतज़ार करने लगा, मगर वो एकदम गाड़ी का शीशा बजाकर उसे खोलने का इशारा करती उसके बराबर मौजूद थी। ये कब बाहर आई? मैंने तो नहीं देखा। अहमर चौंका। बैठिए। अहमर ने झुककर अपने बराबर वाला दरवाज़ा खोला
जैसे ही वो गाड़ी के अंदर बैठी, बे इंतहा गंदी बदबू का भपका अहमर की नाक से टकराया। अहमर को उल्टी आने लगी। उसने फौरन एयर फ्रेशनर स्प्रे किया और गाड़ी का शीशा खोलकर बाहर मुंह कर लिया। फिर उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद अहमर ने बैक व्यू मिरर में देखा तो उसे एक झटका सा लगा। वो औरत गाड़ी की पिछली सीट पर लेटी मुस्कुरा रही थी। अहमर ने गाड़ी रोक दी। वो उस औरत से पूछने के लिए पीछे मुड़ा तो एक दफ़ा फिर झटका लगा। वो औरत उसके बराबर वाली सीट पर मौजूद थी, मगर उसका मुंह दूसरी तरफ था। कौन हो तुम? अहमर ने हिम्मत करके पूछा, और जवाब में जब उस औरत ने मुंह अहमर की तरफ किया, ओ वहाँ औरत के बजाय एक बेइंतहा काला जला हुआ गंदा चेहरा था। अहमर ने बाहर निकलने के लिए गेट खोला तो उसने अहमर के बाल मुट्ठी में जकड़ लिए और ज़बरदस्ती बाहर निकल गया, मगर उसके मुंह से चीख निकल पड़ी क्योंकि उसके बाल उस गंदी औरत के मुट्ठी में रह गए थे। अहमर ज़मीन पर गिर पड़ा था। फिर वो लड़खड़ाता हुआ उठा तो वो थक से रह गया। वो काले चेहरे की औरत बिल्कुल उसके सामने थी। उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ अहमर के मुंह पर मारा तो अहमर का जबड़ा तड़ाक की आवाज़ से चटक गया। अहमर दर्द की शिद्दत से लरजने लगा। वो गहरे गहरे सांस लेकर तड़प रहा था। तेरी इतनी हिम्मत कि रानी की चीज़ पर हाथ उठाए? वो अपनी आंखों से शोले उगलती उसके सर पर आ पहुंची। फिर उसने अहमर को टांगों से घसीटा और हवा में उठाकर गाड़ी के सामने मौजूद शीशे पर फेंका तो अहमर का जिस्म शीशा तोड़ता हुआ आधा अंदर घुस गया। उसकी डूबती आंखों ने आखिरी मंजर जो देखा उसमें वो भयानक औरत तालियां पीट पीट कर नाच रही थी और ठहाके लगा रही थी। इधर वलीमे का फंक्शन शुरू हो चुका था। वहाँ इतनी गहमा गहमी थी कि पहले तो किसी को भी अहमर के ना होने का एहसास ही नहीं हुआ, लेकिन जब थोड़ी देर गुजरी और फिर फ़ोटो सेशन स्टार्ट हुआ तो सबके पोज बनने लगे। जो पेयर्स थे वो अलग, जो सिंगल थे वो अलग। माहिन अहमर को ढूंढने लगी, मगर किसी को भी मालूम नहीं था कि अहमर कहाँ है। फिर जब सबको पता चला कि अहमर फंक्शन में नहीं है तो सब बारी बारी उसका नंबर ट्राई करने लगे, मगर अहमर कॉल रिसीव नहीं कर रहा था, और करता भी तो कैसे, वो तो इस दुनिया में ही नहीं था। फिर माहिन ने घर का नंबर मिलाया तो मुलाजिम ने बताया कि अहमर साहब तो आपके पीछे ही निकल गए थे। अब तो सब परेशान हो गए। फंक्शन में डीएसपी साहब भी आए हुए थे। उन्होंने फ़ौरन कॉल करके अहमर की तलाश का हुक्म दे दिया। पुलिस फ़ौरन हरकत में आ गई और कुछ ही घंटों में अहमर तक पहुंच गई, क्योंकि उन्होंने घर से वलीमे के वेन्यू तक जाते इलाके की सबसे पहले छानबीन की और एक वीरान जगह पर उन्हें अहमर अपनी गाड़ी समेत मिल गया। अजमत अली और दानियाल गए और अहमर को ले आए। घर में कोहराम मच गया। शादी का घर मातम कदा बन गया। माहिन किसी से संभाले नहीं संभल रही थी। पुलिस को अहमर की हर चीज़ मिल गई थी। गाड़ी, फ़ोन, घड़ी, पैसे, कुछ भी तो गायब नहीं हुआ था। पुलिस का ख्याल था कि किसी ने ज़ाती दुश्मनी के बिना पर अहमर को कत्ल किया है, मगर इस बात का किसी को यकीन नहीं आ रहा था। अहमर जैसे सीधे साधे आदमी की किसी से दुश्मनी कैसे हो सकती है? एक तरफ आदिया थी जिसके हाथों की मेहंदी अभी ताज़ी थी, जबकि दूसरी तरफ माहिन ने बेवगी का सफ़ेद लबादा ओढ़ लिया था। अजमत अली और राबिया बेगम बिल्कुल बिखर गए थे। अभी तो अरसल की जुदाई का ज़ख्म भरा भी नहीं था कि अहमर भी उन्हें छोड़कर चला गया। लोग मातम पुरसी करने आ रहे थे, मगर सबकी बातें उनके कानों में जाकर भी उनको सब्र नहीं दे रहे थे। आमना खातून, जो कि रिश्ते में सबा की दादी लगती थीं, वो भी आई हुई थीं। वो अजमत अली की खाला थीं और दूसरे शहर से आई थीं। वो रुकी हुई थीं। उनके आने से सबा के घर वालों को बहुत ढारस मिली थी। तहज्जुद का वक्त हो गया था। आमना खातून नीचे वाले बड़े कमरे में ठहरी हुई थीं। उन्होंने वज़ू करने के लिए नल खोला तो पानी नहीं आ रहा था। वो बाहर आईं और दूसरे बाथरूम में जाने लगीं तो उनके कानों में ऊपर की गैलरी से छन छन की आवाज़ आती सुनाई पड़ी। वो आवाज़ पर चौंक गईं। इस वक्त कौन हो सकता है, वो भी छन छन करता? घर में तो कोई भी पायल नहीं पहनता। उन्होंने सीढ़ी चढ़नी शुरू की।
تو آواز اور تیز ہو گئی۔ پھر انہوں نے اوپر پہنچ کر دیکھا، ایک اجنبی عورت پیروں میں گھنگرو باندھے چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ آمنہ خاتون نے اسے آواز دینی چاہی، مگر وہ ٹھٹک کر رک گئیں، کیونکہ وہ عورت صبا کے کمرے کے بند دروازے سے پار چلی گئی۔ آمنہ خاتون بری طرح چونکی اور اس کے پیچھے چلی گئیں۔ پھر انہوں نے دروازے کے لاک کے سوراخ سے اندر جھانکا۔ اندر ایک بہت ہی بھیانک شکل کی کالی عورت زمین پر اکڑوں بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا جسم جل کر کالا کوئلہ بن چکا تھا۔ پھر وہ اٹھی اور صبا کے جسم پر چڑھ گئی اور دھیرے دھیرے صبا کے جسم میں سماتی چلی گئی، اور پھر صبا کے آس پاس کالے دھند کی چادر پھیل گئی۔ آمنہ خاتون نے جھرجھری لی اور تیزی سے نیچے چلی گئیں۔ انہوں نے وضو کر کے نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگی، اے اللہ اس بچی کی حفاظت کر۔ وہ فجر تک پڑھتی رہیں اور پھر فجر کی نماز پڑھ کر کے اور پھر فجر کی نماز ادا کر کے انہوں نے عصمت علی اور رابعہ بیگم کے کمرے پر دستک دی۔ دروازہ تھوڑی دیر میں کھلا کیونکہ دونوں گہری نیند میں تھے۔ دروازے پر وہ آمنہ خاتون کو دیکھ کر چونک گئے۔ خالہ، آپ اس وقت؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ رابعہ بیگم کی آواز سن کر عصمت علی بھی اٹھ بیٹھے۔ اندر آئیے، رابعہ بیگم نے انہیں اندر آنے کا کہا۔ بیٹا بات اس طرح کی ہے کہ میں نے فوراً بتانا مناسب سمجھا۔ انہوں نے کہا، تم دونوں میری بات سیریس ہو کر سنو اور وقت برباد کیے بغیر کوئی راہ نکالو۔ ہم آپ کی بات سمجھے نہیں، عصمت علی اور رابعہ بیگم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بیٹا، ارسل اور احمر کی موت کا وقت تو طے تھا، مگر ان کی موت کا کارن بننے والی چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو روکو، ورنہ ایک ایک کر کے سب ختم ہو جائے گا۔ آمنہ خاتون خاموش ہوئیں تو رابعہ بیگم جلدی سے بولیں، کیا چیز؟ صبا بیٹی کسی مصیبت میں پھنس گئی ہے۔ کوئی اندیکھی چیز اس پر قبضہ کیے ہوئے ہے، جس کو میں نے آج رات اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بیٹا جلدی کرو، اس مسئلے کا حل کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ ساری زندگی پچھتاؤ۔ آمنہ خاتون نے سیریس ہو کر کہا۔ عصمت علی اور رابعہ بیگم یقین اور بے یقینی کی حالت میں سوچ میں ڈوب گئے۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب لائٹ چلی گئی تھی۔ ماہین کی آنکھ اے سی بند ہو جانے سے کھلی تھی۔ لگتا ہے بہت دیر سے لائٹ گئی ہوئی ہے، جو روم میں ٹھنڈ نہیں ہے، اس نے کہا اور بالکنی کا دروازہ کھول دیا۔ کمرے میں گھٹن ہو رہی تھی۔ یہ جنریٹر کیوں نہیں آن ہوا؟ ماہین نے سوچا، کیونکہ ان کے گھر میں آٹومیٹک جنریٹر لگا ہوا تھا۔ وہ بالکنی میں آ کر کھڑی ہوئی تو اسے بہت سکون ملا۔ وہاں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ فریش ایئر کی بات ہی الگ ہوتی ہے، اس نے کہا اور وہاں لگے جھولے میں بیٹھ گئی۔ ایک دم اسے احمر کی یاد آئی، جب وہ دونوں فرصت کے لمحوں میں یہاں بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے چہرے کو تر کرنے لگے۔ آہ! ایک دم ماہین کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس کے سر کے بال بے حد زور سے کھینچے تھے کسی نے۔ اپنے مرے ہوئے خصم کی یاد آ رہی ہے؟ ماہین کو اپنے پیچھے بھاری آواز میں یہ جملہ سنائی دیا، پھر اس کے بال ڈھیلے پڑ گئے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو حیرت کے مارے اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ وہ ایک عورت تھی، بے حد خوفناک جلے ہوئے چہرے کے ساتھ، جو اپنے دوپٹے کے پلو کو ہوا میں گول گول گھما رہی تھی۔ کون ہو تم؟ ماہین نے سوال کیا۔ رانی، اس نے جھولا جھولتے ہوئے کہا۔ ماہین جھولے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بولی، کون رانی؟ اور اس وقت تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بلکہ تم گھر کے اندر آئیں کیسے؟ ماہین سختی سے بولی۔ اوہ! رانی تو ڈر گئی۔ اس نے سہم کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سینے کو بھیجتے ہوئے کہا اور پھر رک کر ٹھہاکے لگانے لگی۔ وہ اتنی بھیانک لگ رہی تھی کہ ماہین ڈر گئی۔ ماہین چیخی،
उस औरत ने माहिन को बालों से पकड़कर झूले के पाइप पर उसका सर जोर से दे मारा। पाइप लोहे का था। माहिन के माथे से खून का फव्वारा निकलने लगा। दर्द से उसका पूरा जिस्म झंझना गया। क्या हुआ मेरी रानी? उस औरत ने ठुमके लगाते हुए कहा। माहिन उसे तके जा रही थी कि आखिर ये है कौन। फिर उस औरत ने माहिन को बालों से पकड़कर उठाया और बोली, फिक्र मत कर, तुझे तेरे खसम के पास भेज रही हूँ। और फिर माहिन को बालकनी से नीचे धक्का दे दिया। माहिन के बाल उसकी मुट्ठी में रह गए और उसका जिस्म धप की आवाज़ से संगमरमर की पक्की ज़मीन पर गिरा। माहिन ने आखिरी हिचकी ली और ख़त्म हो गई। उसके जिस्म के आसपास खून का तालाब सा बन गया था। राबिया बेगम नींद में थी कि उन्हें माहिन की आवाज़ सुनाई दी। वो उन्हें आवाज़ दे रही थी कि मॉम। वो हड़बड़ाकर उठ गई। कमरे में खामोशी थी और लाइट गई हुई थी। ये मेरा वहम था कि माहिन ने सचमुच मुझे आवाज़ दी थी। उन्होंने अज़मत अली को उठाया। क्या हुआ? उन्होंने परेशानी से पूछा। मुझे माहिन के चीखने की आवाज़ आई थी, राबिया बेगम बोली। आप देखिए जनरेटर ऑन क्यों नहीं हुआ? मुलाजिम भी अपने क्वार्टर में होंगे। अच्छा, मैं आपके साथ चलता हूँ और किसी मुलाजिम को कहता हूँ। उन्होंने टॉर्च जलाई और सीढ़ियाँ उतरने लगे। अज़मत अली और राबिया बेगम का बेडरूम सेकंड फ्लोर पर था। उसी फ्लोर पर अहमर और माहिन से छोटे भाई दानियाल और अरसल का कमरा था, जबकि फर्स्ट फ्लोर पर अहमर, माहिन और सबा का रूम था। इससे पहले कि वो सीढ़ियाँ उतरते, उन्हें छन छन की आवाज़ सुनाई दी। अज़मत अली ने फ़ौरन टॉर्च बंद कर दी। अंधेरे में कोई चल रहा था, जिसके चलने से छन छन की आवाज़ आ रही थी। अंदाज़ उसका लहराता हुआ था। फिर आवाज़ सबा के कमरे के सामने गायब हो गई। वो दोनों वहीं सीढ़ियों पर जमे बैठे रह गए। उनके कानों में आमना खातून की बात गूंज रही थी। अली, मैं पहले भी इस तरह की आवाज़ सुन चुकी हूँ, मगर मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था। मगर अब खाला अम्मी की बात याद आ गई। उनका कहना बिल्कुल ठीक है, राबिया बेगम बोली। इतने में लाइट खुद ब खुद जल गई। कॉरिडोर अब खाली था। चलिए बेगम, माहिन को देखते हैं। फिर दोनों राबिया बेगम और अज़मत माहिन के कमरे की तरफ गए। राबिया बेगम ने कमरे के दरवाजे पर दस्तक देकर आवाज़ दी, माहिन बेटा। मगर कोई जवाब नहीं आया, तो उन्होंने दरवाज़ा दोबारा नॉक किया, मगर न कोई जवाब आया, न दरवाज़ा खुला। तो राबिया बेगम ने हैंडल घुमाया तो दरवाज़ा खुल गया। पहले वो खुद अंदर गईं, लाइट ऑन की। वहाँ कोई नहीं था और अटैच बाथरूम का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। माहिन वहाँ भी नहीं थी। फिर राबिया बेगम ने अज़मत अली को आवाज़ दी। वो अंदर आए। सब जगह देखा, मगर वो नज़र नहीं आई। फिर बालकनी के दरवाजे से झूले की चूं चूं की आवाज़ आई, जैसे कोई झूल रहा हो। अच्छा, तो ये वहाँ बैठी है, राबिया बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, और दोनों बालकनी की तरफ बढ़ गए। मगर वहाँ खाली झूला आगे पीछे झूलता उन्हें मुँह चिढ़ा रहा था। यहाँ भी नहीं है माहिन, उन्होंने कहा। जैसे ही अज़मत अली वापस जाने के लिए मुड़ने लगे, तो उनकी नज़र सामने बालकनी की ग्रिल में फंसे दुपट्टे पर पड़ी। तो वो तेज़ी से वहाँ आए और वहाँ उस दुपट्टे को निकालने के लिए झुके, तो उनकी नज़र नीचे गई और वो सन्नाटे में आ गए। नीचे माहिन का जिस्म खून के तालाब में पड़ा हुआ था। राबिया, इधर आओ, उन्होंने घबराते हुए कहा। राबिया बेगम दौड़ कर आईं और नीचे देखकर वो भी सन्न हो गईं। उनके घर में ये तीसरी मौत थी। दोनों दौड़कर नीचे आए और फिर सारे घर को माहिन की मौत का पता चल गया। दानियाल और हादिया परेशान हो गए और सबा को बताने उसके कमरे में गए, मगर सबा सो रही थी। हादिया ने उसे जगाया और जब सबा की आंखें खुलीं तो हादिया कई कदम पीछे हट गई। सबा की आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं। दफ़ा हो जा, सबा के मुंह से भारी आवाज़ निकली। हादिया उल्टे कदमों कमरे से बाहर चली गई, मगर उसने बाहर आकर किसी को नहीं बताया, क्योंकि उस वक्त सिचुएशन बहुत नाजुक थी। सबको उसने यही कहा कि सबा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसे नहीं जगाया। आमना खातून तो पहले ही अपने घर जा चुकी थीं।
पुलिस की कार्रवाई के बाद अजमत अली ने अपने पार्टनर सलमान आफाकी से इस मसले का जिक्र किया, क्योंकि वो जानते थे कि सलमान आफाकी इस मामले में उनकी मदद कर सकते हैं। सलमान ने उन्हें अगले दिन कॉल करने का कहा। फिर उन्होंने अजमत अली को अपने घर आने का कहा। अजमत अली उनके पास चले गए। उन्होंने बात शुरू की। अजमत, तुमने मुझे सारी बात बताई है। इसका जिक्र मैंने एक बहुत ख़ास इंसान से किया है। उनका नाम है उमर हयात। वो बहुत ही नेक, परहेजगार और काबिल इंसान हैं। बहुत इल्म है उनके पास, दीनी और दुनियावी दोनों तरह का। अल्लाह ने उन्हें सब कुछ दिया है, दौलत, इज़्ज़त, इल्म। लोग उन्हें शाह साहब कहते हैं। हम उन्हीं के पास जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि वो सबा बेटी के मामले के वक्त देश में मौजूद हैं, वरना वो मुश्किल से ही देश में होते हैं। सलमान आफाकी ने डिटेल से उनके बारे में बताया। मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी ना? क्योंकि कल हादिया ने उसे अजीब हालत में देखा था। उस वक्त तो कुछ न बोली, मगर उसने रात को सब घर वालों को सबा के बारे में बताया। इंशाअल्लाह बेटी ज़रूर अच्छी हो जाएगी। फिर दोनों तय वक्त पर शाह साहब उमर हयात से मिलने उनके घर पहुंच गए। गाड़ी एक शानदार बंगले के सामने रुकी। वो अंदर गए तो मुलाजिम ने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया और इंतज़ार करने का कहा। थोड़ी देर बाद उस कमरे में शाह साहब आए। शाह साहब ने सलमान आफाकी से हाथ मिलाकर जब अजमत अली की तरफ हाथ बढ़ाया तो वो खोए हुए थे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। उन्होंने ज़ोर से अजमत अली को सलाम किया तो वो झेप गए और जल्दी से उनके सलाम का जवाब देकर हाथ मिलाया। फिर वो सब बैठ गए। अजमत साहब, सलमान साहब ने मुझे आपके बारे में सारी बातें बता दी हैं। अगर इसके अलावा कोई ख़ास बात आप बताना चाहें तो ज़रूर बताइए, शाह साहब ने कहा। नहीं जनाब, कुछ भी नहीं बताने के लिए। मैं तो खुद परेशान हूँ कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और हमारा क्या वास्ता इन चीज़ों से। अजमत अली बोले। कोई ऐसी चीज़ जो इस अरसे में आपके घर आई हो? शाह साहब ने सवाल किया। नहीं जनाब, अरसल की मौत से पहले से हमारे घर में कोई नई चीज़ नहीं आई, ना ही कोई फर्नीचर वगैरह चेंज हुआ है, अजमत ने याद करके बताया। अच्छा ठीक है, फिर तो मालूम करना पड़ेगा। आप ठहरिए, उन्होंने कहा और कमरे में चले गए। उनकी वापसी काफ़ी देर में हुई। उनके हाथ में एक सफ़ेद तह किया हुआ कागज़ था। वो उन्होंने अजमत अली के हाथों में देते हुए कहा, जुमेरात के दिन शाम से कुछ पहले इस कागज़ को जिस जगह आपने वो साया देखा था, किसी भारी चीज़ के नीचे दबा दीजिएगा। फिर देखते हैं कि क्या मामला है। इधर मैं अपने तौर से मालूम करने की कोशिश करता हूँ। फिर वो लोग वापस आ गए और अजमत अली ने उनके कहे अनुसार वो कागज़ उस जगह पर रख दिया। वो सबा के कमरे में आई और चौंक गई। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और झट से खोल दी। वो गुस्से में फुनकार रही थी। रानी को खोजना चाहते हो? कुछ मालूम नहीं कर सकोगे। इस खोज में लगे रहो। मैं अपनी चीज़ ले जाऊंगी। बस 3 दिन की तो बात रह गई है। फिर झट से ज़मीन पर पालती मारकर बैठ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर उसके होंठ तेज़ी से हिलने लगे। अचानक कमरे के चारों कोनों से बाल निकलने लगे और देखते ही देखते पूरा कमरा बालों से भर गया। फिर उसने आंखें खोलकर उन बालों पर फूंक मारी तो वो बाल सबा के बिस्तर की तरफ बढ़ने लगे। बाल बढ़ रहे थे और उसने ज़ोर ज़ोर से तालियां पीट कर नाचना शुरू कर दिया। अगली सुबह जब मुलाजमा सबा को नाश्ते के लिए बुलाने गई तो उसके कमरे के दरवाजे पर बालों से जाल बना हुआ था। उसने उन्हें देखा तो वापस आकर सबको बताया। दानियाल ऊपर भागा। उसने उन बालों को काट कर हटाना चाहा, मगर वो ना हटे। पर उन्होंने सबा को आवाज़ दी, मगर सबा ने कोई जवाब नहीं दिया। अजमत अली ने जल्दी से फ़ोन निकाला कि वो उमर हयात शाह साहब से बात करें। इतने में उन्हीं की कॉल आ गई। अजमत अली ने उन्हें जल्दी से आने का कहा। थोड़ी देर में शाह साहब आ गए। उन्होंने एक गिलास पानी मंगवाया और उस पर कुछ पढ़कर दम किया और उस पानी को उन बालों पर छिड़का तो वो जलने लगे।
और जलकर चरमर हो गए। उन्होंने दरवाज़ा खोला और अंदर गए। अंदर का मंजर देखकर राबिया बेगम की चीख निकल गई। पूरा कमरा बालों में जकड़ा हुआ था और सबा के पूरे वजूद पर और सबा के पूरे जिस्म पर बालों का जाल बना हुआ था। शाह साहब ने सबको कमरे की चौखट तक रहने को कहा और अंदर गए। कमरे में हर चीज़ बालों से जकड़ी हुई थी सिवाय एक मूर्ति के। शाह साहब ने उस मूर्ति को उठाया और कमरे से बाहर आ गए। उन्होंने मूर्ति को अपने घर लाकर पढ़ाई शुरू की और फिर उन्होंने अजमत अली को बताया कि कुछ पर्दा है, कि कुछ छुपा हुआ है जो उन्हें मालूम नहीं करने दे रहा। आपने जहाँ से मूर्ति खोजी है वहीं से कुछ मालूम हो सकेगा। फिर वो लोग यजदानी के साले से मिले। उसने बताया कि उन्होंने उस ज़मीन को बंजारों से खाली कराया है। अब वो रेल की पटरी की दूसरी तरफ एक बस्ती में रहते हैं। फिर अजमत अली और उमर हयात दोनों उन बंजारों की बस्ती में गए और उनके गुरु से जानकारी ली। उसने बताया इस बारे में उसकी माँ रज्जो आपकी मदद कर सकती है। फिर शाह साहब ने रज्जो को वो मूर्ति दिखाई और पूछा, आप इसके बारे में कुछ जानती हैं? रज्जो एक बूढ़ी औरत थी। उसने पहले तो गौर से मूर्ति को देखा और फिर उसकी आंखों में खौफ लहराया और उसके होठों से निकला, रानी। ये रानी कौन है? अजमत अली ने सवाल किया। इसको क्यों निकाला है बाबूजी? अब बड़ा जुल्म होगा और खून की होली फिर से शुरू हो जाएगी। उसके हाथ कांप रहे थे। इसीलिए तो आपके पास आए हैं, ये जानने के लिए कि ये कौन है और इसका मकसद क्या है। फिर रज्जो बोलना शुरू हुई, हमारा ये टोला बहुत पुराना है। रानी की माँ और मेरी माँ बहनें थीं। हमारा पेशा नाच गाना है। जब रानी ने जन्म लिया तो वो बेहद बदसूरत थी। उसकी ज़ात में एक बहुत बड़ी खराबी थी कि उसका ताल्लुक़ तीसरी जिन्स यानी किन्नरों से था। पहले ही वो बदसूरत थी, पैदाइशी वो गंजी भी थी। ऊपर से ये कि वो औरत थी न मर्द, ये चीज़ उसे बहुत दुख देती थी। ऊपर से लोगों का ये जानने के बाद उसके साथ रवैया अछूतों जैसा हो गया था। जैसे जैसे रानी बढ़ती गई उसकी बदसूरती भी बढ़ती गई। फिर उसने अपना सारा ध्यान नाच गाना सीखने में लगा दिया। वो इतना अच्छा नाचती थी कि गुरु की चहेती बन गई। वो हमेशा लड़की का रूप धारण किए रहती थी। उसकी दिली इच्छा थी कि वो एक सुंदर नारी में बदल जाए। इस चक्कर में वो पागल होती जा रही थी। उसने क्या कुछ नहीं किया इसके लिए, दुआएं की, चढ़ावे चढ़ाए, मगर ऊपर वाले की इच्छा के आगे किसकी चली है। मैं उसको बहुत समझाती मगर उसके भेजे में बस यही चीज़ घुसी हुई थी कि किसी तरह वो खूबसूरत औरत बन जाए। एक रोज़ एक बहुत बड़े ठाकुर के यहाँ से नाच का बुलावा आया। गुरु ने रानी को जाने को कहा। रानी ने गहरे नीले रंग का कपड़ा पहना, गहरा मेकअप किया और नकली चुटिया लगाने लगी। रज्जो, मैंने एक वैद्य से बात कर ली है। बहुत जल्द वो एक लेप बना कर देंगे जिससे मेरे सर पर बाल निकल आएंगे। घुटनों तक रखूंगी मैं अपनी चोटी, उसने लहराते हुए कहा। और फिर हम महफिल में जाने की तैयारी करने लगे। उस रात रानी ने पूरी रात रक्स किया। पूरी महफिल झूम उठी, मगर उस ठाकुर के कमीने गुंडों ने रानी के नाच के पैसे देने से मना कर दिया था। बहुत झगड़ा हो गया। उस रोज़ गुरु ने हमें वापस चलने का कहा। हमें क्या पता था कि वो कमीने दिल में खार रखकर बैठ जाएंगे। और फिर एक दिन उन्होंने एक महफिल से आते हुए रानी को अगवा कर लिया। पहले उसके साथ जुल्म किया, उसको खूब मारा, इतना कि उसकी टांग तोड़ दी और फिर उसके मुंह पर तेज़ाब फेंक दिया। रानी की हालत बहुत बुरी हो गई थी। बहुत अरसा वो हिल भी नहीं पाई थी। फिर वो जब उठने के काबिल हो गई तो गुरु ने उसकी माँ से कहा, तू जानती है हम गरीब हैं, जितना हमारे बस में था हमने किया। अब तू रानी को लेकर कहीं और चली जा। अब ये नाचेगी कहाँ और इसे खिलाएगा कौन? सबके साथ अपना अपना पेट लगा है। और भी लोग हैं मेरे सर पर पहले से ही। और यूं रानी और उसकी माँ हमारे टोले से अलग हो गईं। काफ़ी समय तक वो नज़र नहीं आई। फिर एक बार रात को महफिल से आते हुए मेरी नज़र जंगल से निकलती एक औरत पर पड़ी। मैंने गौर किया तो वो रानी थी।
मैं बैलगाड़ी से उतरी और उसके पास गई। रानो, मैंने आवाज़ दी तो वो रुक गई। इतनी रात को अकेली कहाँ से आ रही है? मौसी कैसी है? मैंने पूछा। गई इस पापी संसार से वो, उसने सख्त लहजे में कहा। हाय, मैंने कहा। तू तू यहाँ? हाँ, मैं अपने गुरु के कहने पर यहाँ आई हूँ, उसने कहा। क्या तू किसी और टोले में चली गई है? मैंने पूछा। इतने में हवा चली तो उसकी चादर उतर गई। उसका तेजाब से झुलसा चेहरा सामने आ गया। मुझे उसे देखकर बहुत दुख हुआ। फिर मेरी नज़र उसके बगल में दबी एक मूर्ति पर पड़ी। ये क्या है रानो? मैंने सवाल किया। ये मेरी ज़िंदगी है, मेरी इच्छा, बल्कि मेरी आखिरी इच्छा। रानी जज्बात से भरी बोली। मैं समझी नहीं, मैंने कहा। सुन, तुझे बता रही हूँ। जब हम टोले से निकले तो जंगल में रह पड़े। वहाँ एक तांत्रिक था, वो कोई अमल कर रहा था। उसका नाम सीताम था। उसने मुझे देखा तो उसे मुझ पर तरस आया। उसने मुझे बताया कि वो मुझे एक खूबसूरत औरत का रूप दे सकता है, मगर उसके लिए मुझे किसी अपनी प्यारी चीज़ की बलि देनी पड़ेगी। तो मैंने माँ की बलि दे दी। ये सुनकर मैं सकते में आ गई। फिर वो बोली। उस तांत्रिक ने मिट्टी उठाई और उसे मेरी माँ के खून से गूंथ कर ये मूर्ति बनाई। उसने बताया कि एक अमल करके मैं एक खूबसूरत औरत बन जाऊंगी, और वो अमल हर अमावस को करना है। कल मेरा आखिरी अमावस है, फिर मैं अपनी आखिरी इच्छा पूरी कर लूँगी। और फिर रानी वहाँ से चली गई। अगले दिन सूरज ढलने से पहले जंगल में बनी उस झोपड़ी में जाने कैसे आग लग गई और रानी उसमें बुरी तरह जल गई। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। सब टोले वाले उससे मिलने गए। उसको देखकर मुझे बहुत दया आई। इस संसार में उसने कुछ नहीं पाया, बस खोया ही खोया था। और फिर वो देखते ही देखते मर गई। उसके गुरु ने बताया कि रानी के मरने के बाद उस मूर्ति को कहीं गाड़ दो, क्योंकि उसमें रानी की आखिरी इच्छा बसी हुई है। पहले ही वो बहुत खून दे चुकी है और उसका अमल बस पूरा होने ही वाला था। शक्तियाँ तो उसे मिल चुकी हैं। अगर भूले से भी उस मूर्ति पर खून पड़ा किसी खूबसूरत नारी का, रानी की आत्मा उसमें समा जाएगी और फिर वो अपनी आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए मृत्यु का खेल शुरू कर देगी। हमने उसको उसी वक्त ज़मीन खोदकर बहुत गहराई में दबा दिया था, मगर अब ये बाहर आ गई है तो ज़रूर रानी आज़ाद हो जाएगी। रज्जो बोली। आज़ाद हो जाएगी नहीं, बल्कि हो चुकी है, शाह साहब बोले। खैर, आपका शुक्रिया, आपने मेरी परेशानी हल कर दी। और फिर दोनों वापस आ गए। अज़मत अली, मैं कल आपके घर आऊँगा, फ़ैसला कल ही होगा, शाह साहब ने कहा और अपने घर चले गए। दूसरे दिन शाह साहब आए और बोले, अज़मत अली, सबा के खून ने रानी को आज़ाद किया है और अब उसकी नज़र सबा पर है। वो उसे मारकर अपनी आत्मा उस मूर्ति से सबा के जिस्म में डाल देगी और एक खूबसूरत लड़की बनने की ख्वाहिश पूरी करेगी। और इस सारे अमल को करने के लिए उसे ताकत चाहिए, जिसके लिए उसने बालों का एक बहुत ख़तरनाक अमल किया है, और ये अमल वो मरने वाले के बालों पर करती जा रही है। 3 रातें बची हैं उसके अमल में, जिनमें से आज दूसरी रात है। हमें जो करना है आज ही करना है, शाह साहब ने अज़मत अली को बताया। फिर वो सबा के कमरे की तरफ गए। कमरे का पूरा दरवाज़ा बालों से जकड़ा हुआ था। शाह साहब ने पढ़ाई शुरू की और उन बालों को मुट्ठी में पकड़ा। उनके होंठ लगातार हिल रहे थे। वो बाल राख बनकर बिखर गए। फिर वो अंदर गए और सामने रानी को ज़मीन पर बैठे देखा तो मुस्कुराने लगे। मुझे रोकने आया है? उसने सवाल किया। वो अब भी सजी हुई औरत के रूप में थी। शाह साहब ने पढ़ना शुरू किया तो रानी बेचैन होने लगी। फिर शाह साहब ने उसकी तरफ फूंक मारी तो रानी का असली रूप सामने आ गया। गंजा सर, तेजाब से उधड़ा चेहरा, पूरा जिस्म जलकर कोयला हो रहा था उसका। अपनी असलियत पहचान, ये है तेरा असल रूप, शाह साहब ने कहा।
رانی نے حیرانی سے اپنے آپ کو ٹٹولا اور اپنے جلے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا تو اسے جنون آ گیا۔ اس نے اپنے آپ کو نوچنا اور اپنے منہ پر تھپڑ مارنا شروع کر دیا۔ یہ میں نہیں ہوں۔ اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ ایک لمحے کو شاہ صاحب بھی لرز گئے۔ انہوں نے دل ہی دل میں اپنے رب سے معافی مانگی۔ ایسا انہوں نے رانی کا عمل روکنے کے لیے کیا تھا، اس کی بدصورتی کا مذاق نہیں اڑایا تھا۔ رانی رو رو کر چیخ رہی تھی، تم پاپی لوگوں نے میرا یہ حال کیا ہے۔ ٹھہر جا۔ شاہ صاحب کے کہنے پر وہ ایک دم رک کر اپنی جگہ اکڑو زمین پر بیٹھ گئی۔ جو کچھ لوگوں نے تیرے ساتھ کیا وہ ظلم کی انتہا تھی، مگر تو نے جو کیا وہ تو بہت غلط ہے۔ تو نے تو اپنی ماں کو نہیں چھوڑا۔ شاہ صاحب بولے، میں اپنی آخری اچھا کے لیے کچھ بھی کر گزروں گی۔ اس نے تالیاں پیٹتے ہوئے کہا، تو اچھی بری جو بھی تھی اپنے حصے کی زندگی جی لی، اب تیرا اس دنیا میں کوئی کام نہیں۔ آزاد کر دے اس بچی کو اپنے جال سے، ہم تیرے لیے جانے کا آسان راستہ دیں گے۔ شاہ صاحب بولے۔ رانی نے نا میں گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے، جیسی تیری مرضی، تیری مہلت اب ختم۔ اور پھر شاہ صاحب نے اپنے پیچھے سے وہی مورتی نکالی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا پڑھنی شروع کر دی۔ رانی مورتی کو دیکھ کر طوفان کی رفتار سے شاہ صاحب کی طرف بڑھی، مگر کسی اندیکھی دیوار سے ٹکرا کر دور جا گری۔ پھر اس کے چہرے پر تکلیف دکھائی دی۔ پھر اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار دکھائی دینے لگے، اور پھر کمرے میں زوردار دھماکہ ہوا اور مورتی کے پرخچے اڑ گئے۔ رانی کے جسم میں آگ بھڑک اٹھی اور وہ راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ صبا اور عاشر کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہو رہی تھی۔ مہمانوں میں عمر حیات شاہ صاحب بھی موجود تھے۔ عظمت علی نے نوکروں کو حکم دیا، اگر کوئی غریب یا کنروں کے لوگ آئیں تو انہیں دھتکارنے کے بجائے کھانا اور پیسے دے دینا۔ شاہ صاحب نے عظمت علی کی یہ بات سنی تو دھیرے سے مسکرا دیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔